एक असहाय विधवा के पतन की दर्दनाक कथा, जिसे नीचे धकेलने की समाज ने चेष्टा की, परंतु पाप और अपराध की गठरी उसी के सिर बंधी। नमस्कार, आज प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन की लिखी कहानी ख़त्म हो गई। चाय आने में देर हो रही थी और मेरा मिजाज गर्म होता जा रहा था। आप तो जानते ही हैं, मैं इंतज़ार का आदी नहीं, फिर चाय का इंतज़ार। मेजर वर्मा ने ये बात भांप ली। उन्होंने एक हिट दिया, बोले, चौधरी, उस औरत का फिर क्या हुआ? क्षण भर के लिए चाय पर से मेरा ध्यान हट गया। एक सिहरन सी सारे शरीर में दौड़ गई, जैसे बिजली का तार छू गया हो। मैंने चौंक कर मेजर की ओर देखा, पर जवाब देते ना बना। बात मुंह से ना फूटी। एक अजीब सी बेचैनी मैं महसूस करने लगा, लेकिन मेजर वर्मा जैसे अपने प्रश्न का उत्तर लेने पर तुले हुए थे। वे एकटक मेरी ओर देख रहे थे। प्रश्न का मेरे ऊपर जो असर हुआ था, उसे मित्रमंडली ने भी भांप लिया। वे लोग अपनी गपशप में लगे थे, पर विंग कमांडर भारद्वाज ने हंसकर कहा, कौन औरत भाई? उसमें हमारा भी शेर है। भारद्वाज की हंसी में न मैंने साथ दिया, न मेजर वर्मा ने। वर्मा की उत्सुकता उनकी आंखों से प्रकट हो रही थी। मैं उनकी आंख से आंख ना मिला सका। आप ही मेरी आंखें नीचे को झुक गईं। मैंने धीरे से कहा, मर गई। मेजर की छाती में जैसे किसी ने घूंसा मारा। उन्होंने एकदम कुर्सी से उछलकर कहा, अरे कब? कल सुबह, मैंने धीरे से कहा। मित्रमंडली की गपशप एकदम बंद हो गई। वे सब मेरी ओर देखने लगे। वातावरण एकदम गंभीर हो गया। मेरे चेहरे पर जो वेदना की रेखाएं उभर आई थीं, उन्होंने सभी को अभिभूत कर दिया। सबसे अधिक फील किया मिसेज शर्मा ने। उन्होंने मेरी ओर खिसक कर अपने नंगे कंधे मेरे कंधे से छुआ दिए। फिर धीरे से पूछा, कौन थी? थी एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, क्या बीमार थी? बीमार कोई और था, लेकिन मर गई वह। मेरा जवाब असाधारण था और मैं एकाएक उत्तेजित और असंयत हो उठा था। मेजर भी जैसे मेरे जवाब से जड़ बन गए थे और इसी से इस औरत के संबंध में सभी की जिज्ञासा जाग गई। वेटर कब चाय रख गया, इसका ज्ञान भी हम में से किसी को नहीं हुआ। भारद्वाज ने कहा, ये तो कोई बहुत ही सीरियस केस मालूम पड़ता है। मेजर वर्मा ने बीच ही में बात पकड़ ली। उन्होंने कहा, सीरियस होने में क्या शक है, लेकिन हुआ क्या? क्या पूरा किस्सा ही सुना दूं? मैंने कुछ दर्द भरे स्वर में कहा। मेरे कहने का ढंग शायद कुछ प्रभावशाली था। सभी मेरे मुंह की ओर देखने लगे। भारद्वाज ने कहा, ज़रूर, पूरा ही किस्सा सुनाइए। मिसेज शर्मा ने चाय का प्याला तैयार किया, मेरी ओर बढ़ाया, कहा, लीजिए, एक सिप लीजिए। मैंने 2 सिप लिए और प्याला एक और टेबल पर रख दिया। फिर मैंने कहा, आप लोग समझते होंगे ज़्यादातर ट्रेजेडी शहरों में होती हैं, क्योंकि वहाँ संघर्ष है, दिमाग है, कानून है, रुपया है, शान है। सब चुपचाप सुनते रहे। मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ, इसी पर सबका ध्यान केंद्रित था। मैंने कहा, लेकिन हमारे देहातों में भी कभी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जो मनुष्यता और सभ्यता को एक करारा चैलेंज देती है। वहाँ रुपया नहीं है, दिमाग नहीं है, कानून नहीं है, शान नहीं है, केवल दिल है। कमांडर भारद्वाज उछल पड़े, ज़ोर ज़ोर से बोले, अरे यार, तो ये कोई दिल वाला मामला है, तब मैं ज़रूर सुनूंगा। उन्होंने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। भारद्वाज का एक गुंडा जैसा टोन मुझे पसंद ना आया। वास्तव में मेरा मूड कुछ दूसरा ही था। मैंने एक व्यंग्य बाण छोड़ा, कहा, क्यों नहीं, आप दिल फेंक जो ठहरे, पर यह कहानी दिल वालों की है। भारद्वाज उतर गए, पर झेंप की हंसी हंसते हुए बोले, सुनाओ यार, यहाँ दिल वाले भी बैठे हैं। और एक सिप चाय का लिया। फिर मेजर वर्मा की ओर मुखातिब होकर कहा, आपने तो उसे पुलिस की हिरासत में ही देखा था ना? मेजर ने कहा, जी हाँ। ओह,
उस दिल हिला देने वाले वाक़ये को तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। खासकर वह घटना जब पुलिस के अफसर ने तरबूज की मिसाल देकर वह झोला मेरे सामने उलट दिया था। तौबा तौबा। मिसेज शर्मा एकदम बौखला उठी। बोली, अजय पहेली ना बुझाइए, किस्सा सुनाइए, हुआ क्या? मेजर की आंखें भय से फटी फटी हो रही थी, जैसे अभी भी वे उस झोले से बाहर निकली हुई चीज़ को देख रहे थे। मैंने उन्हीं को लक्ष्य कर कहा, उस वक्त तक भी पूरा किस्सा मुझे मालूम न था। सारी बातें तो पीछे मालूम हुई, पर तब तक तो वह मर चुकी थी। अपने पर शर्मिंदा होने और अफसोस करने के अलावा हम कर ही क्या सकते थे। बहुत देर तक मेरे मुंह से बात ना फूटी। कितनी ही बातें कल्पना और सत्य की मेरे मानस नेत्रों में नाच उठी। सच पूछिए तो मैं अभी तक उस घटना से मर्माहत न था। अभी एक दिन पहले ही की तो वह घटना थी। घाव ताज़ा था। इस क्षण उसकी वे आँखें, आँखों की वह वेदना, निराशा और सारी ही मानव सभ्यता को धिक्कार का संदेश जो मृत्यु के समय उसके निस्पंद होंठ दे रहे थे, मेरे नेत्रों में आ खड़े हुए। मेरा कंठ रुक गया। मिसेज शर्मा बहुत विचलित हो गई। उन्होंने कहा, जाने दीजिए, यदि आपको वह किस्सा सुनाने में तकलीफ़ हो रही है तो मत कहिए, आप चाय लीजिए। उन्होंने एक ताज़ा प्याला तैयार करके मेरे आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियां कांप रही थी और उद्वेग तथा भावावेश से उनका हृदय आंदोलित हो रहा है, ये स्पष्ट दिख पड़ता था। प्याले की ओर मैंने आंख उठाकर भी ना देखा और मैंने किस्सा शुरू किया। वह हमारे गांव ही की लड़की थी। उसका बाप हमारी ज़मींदारी में सरबराहकार था। बूढ़ा और भला आदमी था। हमारा ग्रामीण जीवन शहर के जीवन से सर्वथा भिन्न होता है। आप कदाचित उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव में हम सब छोटे बड़े ऊंच नीच एक पारिवारिक भावना से रहते हैं। ना जाने कब से, संभवतः आदियुगीय परिवार भावना हमारे गांव में अब तक चली आ रही है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में जब नगर नहीं थे, सभ्यता नहीं थी, जीवन अपने ही में केंद्रित था और मनुष्य जीवन संघर्ष को सबसे बड़ा मानता था। आदर्शों की, समाज की, सभ्यता की, धर्म मर्यादा की जब तक उत्पत्ति भी ना हुई थी, तभी से मनुष्य ने ग्राम संस्था स्थापित की। सामाजिक जीवन का वह प्रथम अध्याय था। उसी से मनुष्य ने सामूहिक हितों का सर्जन करके समाज संस्था की नींव डाली। ग्राम का अर्थ था समूह। कुछ लोग एकत्र होकर जहाँ बसते, वह ग्राम कहलाता था। आवश्यक नहीं था कि वह ग्राम स्थायी हो, वह तो चल ग्राम था। ग्राम का अर्थ स्थान सूचक ना था, समूह सूचक था। अतः उस काल मनुष्यों के ये ग्राम जीवन यापन के संघर्ष से प्रताड़ित घूमा करते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। परिस्थितियों ने उनमें सामूहिक हितों की सृष्टि कर दी। सुख दुख लाभ हानि सभी में उनके स्वार्थ एकत्र हो गए और एक ग्राम समूह एक परिवार की भांति रहने लगा। इस परिवार में जाति भेद को स्थान न था। सब वृद्ध पितृतुल्य थे, सब वृद्धाएं माता और सब युवक युवतियां परस्पर भाई बहन। उनका सबका एक ग्राम था, एक गोत्र था। गोत्र का अर्थ था चारागाह, जहां उनके पशु चरते थे। एक ग्राम का परिचय दूसरे ग्राम के मनुष्यों से इसी ग्राम गोत्र के द्वारा होता था। प्रत्येक ग्राम और गोत्र का एक कुलपति होता था। उसी के नाम से वह ग्राम गोत्र प्रसिद्ध होता था। शताब्दियाँ बीती, सहस्त्राब्दियाँ बीती, नगर बसे, सभ्यता का विकास हुआ, जीवन के आदर्श बदले, क्रम बदला, समाज बदला, बदलता चला गया। गांव में भी यह परिवर्तन पहुंचा। सहस्त्राब्दियों के प्रभाव से गांव भला अछूते कैसे रह सकते थे। अब गांव स्थान के अर्थ में था, समूह के अर्थ में नहीं। अब लोगों की बस्ती को गांव कहते थे। समाज में अनेक जातियां हो गई थी। गंगो गांव में भी अनेक जातियां बसती थीं। हिंदू थे, मुसलमान थे। हिंदुओं में भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, जाट थे, अहीर थे, लोहार थे, भंगी थे, चमार थे, धोबी थे, नाई थे। समाज की व्यवस्था के अनुसार वे अपना अपना काम करते थे। गाँव में किसानों की ही बस्ती अधिक होती है। जो लोग किसान और किसानों की उपजीवी नहीं होते, वे शहरों में, कस्बों में बसते हैं। जो लोग वहाँ बसते हैं, उनकी वहाँ संपत्ति भी है। ज़मींदार हैं, किसान हैं, उनके खेत हैं, घर-बार हैं। किसी के कम, किसी के अधिक, कोई रईस, कोई अमीर। इस प्रकार समाज के संगठन का,
व्यवस्था का, राजसत्ता का, कानून का, धर्म का, सभी का युगवर्ती प्रभाव गाँव पर पड़ा है। उनसे उनमें परिवर्तन भी आया है, पर एक प्राचीनतम बात अभी तक गाँव में चली आ रही है, वो है परिवार भावना। गांव की बूढ़ी भंगन को भी गांव के ब्राह्मण के पतोहू सास कहकर पाँव पड़ती है। गांव की प्रत्येक लड़की गांव के प्रत्येक लड़के की बहन और प्रत्येक प्रौढ़ की लड़की है। गांव में सब छोटे बड़ों का संबंध चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, देवर, भाभी, काकी, ताई आदि पारिवारिक संबंध हैं। यहाँ तक कि गांव की लड़की जिस दूसरे गांव में ब्याही जाती है, उस गांव का पानी भी ना पीने वाले वृद्ध पुरुष अब भी गांव में जीवित हैं। ये है हमारे गांव की परिवार परंपरा, शताब्दियों सहस्त्राब्दियों से चली आती हुई। हाँ, तो मैं उस लड़की की बात कह रहा था। वह हमारे गांव की लड़की थी और हमारी ज़मींदारी की सरबराहदार की बेटी थी। हमारा घर ज़मींदार का घर था। गांव के सारे ही स्त्री पुरुष हमारी रैयत थे। वे हमारे घर आते जाते रहते थे, स्त्रियां भी, पुरुष भी, काम से भी और बेकाम से भी। बाहर पिताजी का दीवान खाना और भीतर जनाने में माताजी का कमरा आने जाने वाले स्त्री पुरुषों से भरा ही रहता था। हवेली हमारी बहुत भारी थी। 57 के गदर में अंग्रेज़ सरकार ने हमारे दादा को 21 इनाम दिए थे और तभी हमारे दादा ने अपनी हवेली के लिए इतनी जगह घेर ली थी कि उसमें आधा गांव समा जाता था। सस्ते का ज़माना था। राज बढ़ई उन दिनों 2-2.5 आना रोज़ मजदूरी लेते, मजदूर 1 आना। बड़े बड़े मेहराब, मोटी मोटी दीवारें, लंबे लंबे दालान आज भला बन सकते हैं? अब तो हम उनकी मरम्मत भी नहीं कर सकते। हवेली वीरान होती जा रही है। अब तो ना हाथी, ना घोड़े, ना रथ, ना बहली, इनके सब थान वीरान पड़े हैं। अब तो सिर्फ ये मोटर है और हम हैं। मैं असल बात से दूर होकर बहकता जा रहा था। भीतर मेरे रक्त में एक गर्मी सी आ रही थी और जोश में ये सब बातें मैं कहे जा रहा था। एकाएक मुझे ध्यान आया, असल मुद्दे की बात तो पीछे ही रह गई। परंतु सब सन्नाटा बांधे सुन रहे थे। सब जैसे किसी अतीत उदारचित वातावरण में पहुंच चुके थे। मैंने ज़रा रुक कर कहना शुरू किया। उन दिनों में कॉलेज में लॉ का फाइनल दे रहा था। दशहरे की छुट्टियों में जब मैं घर आया तो पहली बार उसे देखा। देखा कहना ठीक ना होगा, मुझे कहना चाहिए पहली बार मेरा ध्यान उसकी ओर गया। इससे पहले बहुत बार देख चुका था। रूखे बिखरे बाल, मैला मोटा ओढ़ना, पुराना घाघरा, नंगे धूल भरे पैर, पर रंग गोरा। लेकिन गांव में ऐसी बहुत लड़कियां थीं। राह वाह में, खेत में बहुधा मिल जाती थी। मैं तो ज़मींदार का लड़का था, शहर में पढ़ता था, सूट बूट पहनकर ठसक से गांव में निकलता था। सो किसी लड़की लड़के की क्या मजाल जो मुझसे बात करे। मुझे देखते ही वे सहम कर पीछे हट जाते थे। जो समझदार होते थे वे सलाम करते थे। सयानी लड़कियां ओट में छिप जाती थीं। छोटी कौतुक से मुझे देखती थीं। इसी से इस लड़की पर भी पहले कभी मेरा ध्यान नहीं गया। पर इस बार की बात जुदा थी। मैं घर कोई 1.5 साल में आया था। पिछली गर्मी की छुट्टियों में यूनिवर्सिटी की टीम कश्मीर चली गई थी। मैं भी उसमें चला गया था, अतः छुट्टियों में घर नहीं आया था। घर में दशहरे की सफाई सजावट की धूमधाम थी। भाभियाँ घर सजाने में व्यस्त थीं और वह उनकी सहायता कर रही थी। अब उसके बाल बिखरे न थे, ठीक ठीक बालों की मांग निकली थी। कपड़े सलीके से शहरी ढंग के बारीक और बढ़िया थे। स्वस्थ तारुण्य उसकी एड़ियों में झांक रहा था। जीवन की ताजगी से वह लहलहा रही थी। जीवन में पहली ही बार किसी लड़की को मैंने ऐसी रुचि से देखा था। उसका चेहरा गुलाब के समान रंगीन और आंखें तारों के समान चमकीली थी। वह हंसती नहीं थी, फूल बिखेरती थी, चलती ना थी, धरती को डगमग करती थी। मैं क्या कहूँ, मुझे एक ही क्षण में ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे 10-5 अंगीठियाँ मेरे अंग में धधक रही हैं और मैं तप कर लाल हो रहा हूँ। आग की लपटें मेरी आंखों से निकलने लगीं और मैं वहाँ से लड़खड़ाता हुआ ऊपर कमरे में आकर औंधे मुँह पलंग पर पड़ा रहा। मैंने समझा मुझे बुखार चढ़ गया है। इतना कहकर ज़रा चुप हुआ। बीते हुए दिन एक एक करके मेरे नेत्रों में आने लगे, लेकिन कमांडर भार्गव बेचैन हो रहे थे। उन्होंने इत्मीनान से कुर्सी पर आसन जमाते हुए कहा, कहे जाओ दोस्त, मामला ठंडा मत होने दो। उन्होंने नई सिगरेट सुलगाई। मैंने आगे कहना आरंभ किया। वह मुझे देखकर लजाई थी, मुस्कुराई थी,
भाभी की ओट में छिप गई थी। छिप कर उसने फिर मुझे देखा था। वह सब देखना, मुस्कुराना, छिपना, लजाना अब सिनेमा की तस्वीर की भांति अनेक बार, 100 बार, 1000 बार तेज़ी से मेरी आंखों में घूम रहे थे। मेरा सिर घूम रहा था। धरती आसमान भी अब शायद घूम रहे थे। बहुत देर तक मेरी यही हालत रही, पर फिर मुझे ज़रा सी नींद आ गई। जगने पर मेरा मन कुछ शांत था। मुझ में समझ आ गई थी। अभी हृदय मेरा कोरा था, तारुण्य मेरा निर्दोष था। इस प्रथम विकार पर मुझे लज्जा आई। मुझे लगा ये खराब बात है। गांव की सभी बहू बेटियां मेरी बहनें हैं। पिताजी ने कई बार ये कहा है, हम ज़मींदार हैं, इससे और भी हमारा गौरव बढ़ जाता है। मुझे ऐसा ना सोचना चाहिए। ये मेरी प्रतिष्ठा मर्यादा के सर्वथा विपरीत है। मैं मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा और एक बार ही उसे मन से निकाल फेंका। लेकिन कहाँ। पलंग से उठते ही मैं खिड़की में आ खड़ा हुआ और नीचे आंगन में चारों ओर देखने लगा, जैसे कुछ खो गया हो। किसे भला? यह मैंने अपने मन से पूछा, और जब मन ने कहा उसी को, तो मैं अपने ऊपर बहुत चुंझलाया। वैसे ही कमीज़ पहने मैं नीचे उतरा और सीधा बाग की तरफ चल दिया। देर तक बाग में और नहर की पटरी पर फिरता रहा। माली से बातें की। मुझे प्रसन्नता हुई कि वह तूफ़ान ख़त्म हो गया। अब उसकी कभी याद ना करूँगा। वाहियात बात पर रात को बहुत देर तक नींद ना आई। उसका वह मुस्कुराना, लजाकर भाभी की ओट में छिपकर देखना, वाहियात वाहियात, ये सब खुराफात, गंदी बातें हैं। भला इनसे क्या सरोकार। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक मोटी सी कानून की किताब उठा ली और एक कठिन कानूनी नुक्ते पर कुछ रूलिंग्स पढ़ने लगा। लेकिन वहाँ तो प्रत्येक अक्षर की ओट से वह झांक रही थी, मुस्कुरा रही थी। धत। भारद्वाज ज़ोर से हंस पड़े। मैंने कहा, ठीक है, आप हंस सकते हैं। मेरे दुष्चरित्र और दुराचार का यह प्रमाण जो आपको मिल गया। मैं चुप हो गया और मैंने आंखें बंद कर ली। लेकिन वही तरबूज। एक प्रकार से मैं चीख उठा। मेजर वर्मा ने कहा, रहने दीजिए, बाकी कहानी फिर कभी सुन ली जाएगी। अभी आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैंने कहना आरंभ किया। दूसरे दिन मैंने उसे नहीं देखा। ये नहीं कह सकता कि देखना नहीं चाहा, पर मैंने अपने मन को रोकने में कोई कसर नहीं रखी। पर बेकार, उसकी छिपी हुई नज़रें झांकती ही रहीं, उसके होंठ मुस्कुराते ही रहे। मैंने सुना उसकी सगाई हो गई है और इसी साल में उसका ब्याह होगा। दशहरे के दिन मेरा तिलक चढ़ा, बहुत धूमधाम हुई। गाजे बाजे, जश्न, दावत, कहाँ तक कहूँ। पिता का सबसे छोटा बेटा था। वे सबसे अधिक मुझको प्यार करते थे। भीड़ भाड़ में एक होकर मैंने देखा। हर बार मुझे प्रतीत हुआ वह मुझको देख रही है। छुट्टियां समाप्त होने पर मैं हॉस्टल में लौट आया। धीरे धीरे वह उन्माद बीत गया। स्मृति अवश्य बनी रही, वह भी धुंधली होते होते छिप गई। अगले वर्ष मेरी शादी हुई। सुषमा ने आकर मेरे जीवन को एक नया मोड़ दिया। सुषमा जैसी पत्नी पाकर मैं कृतार्थ हो गया। वह जैसी सुशिक्षिता है, वैसी ही शीलवती, परिश्रमी और हंसमुख स्वभाव की है। उसके प्रेम, सेवा और विनय से मैं उसमें लीन हो गया। उस लड़की की याद करके और अपनी हिमाकत का विचार करके कभी कभी मुझे हंसी आ जाती थी, पर कभी मैंने किसी से अपने मन का ये कलुष कहा नहीं। परीक्षा पास करके मैं घर पर रहकर ज़मींदारी की देखभाल करने लगा। खेती और बागवानी का मुझे शौक़ था, उसमें मैंने मन लगाया। बड़े भाई डिप्टी कलेक्टर होकर बिहार चले गए थे। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मझले भाई भी केंद्र के शिक्षा विभाग में अंडर सेक्रेटरी हो गए। घर पर केवल मैं अकेला रह गया। दिन बीतते चले गए। 3 बरस बीत गए और ईश्वर की कृपा से सुषमा की कोख भरी। मेरे आनंद का ठिकाना न रहा। एक दिन बूढ़े सरबराहकार रोते हुए मेरे पास आए। चौधारे आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, बर्बाद हो गया छोटे सरकार, लुट गया। लड़की मेरी विधवा हो गई, उसकी तकदीर फूट गई। मेरी इकलौती बेटी थी सरकार, उसे बेटा बनाकर पाला था, उस पर यह गाज गिरी। बूढ़ा बहुत देर तक रोता रहा। यद्यपि वे सब बातें मैं भूल चुका था, पर स्मृति के चिन्ह तो बाकी ही थे। सुनकर मुझे दुख हुआ। बूढ़े को तसल्ली दी और जब वह चला गया, एक बूंद आंसू मेरी आंख से भी टपक पड़ा। वाहियात बात थी, लेकिन मन का सच्चा तो सदा से हूँ।
मेरा मन द्रवित हो गया। बूढ़े ने कहा था कि वह उसे यहाँ ले आया है, तब एक बार उसे देखने की भी लालसा हो गई। पर वह सब बात मन की थी, मन में रही। महीनों बीत गए। कभी कभी उसका ध्यान आता, दया आती, पर कुछ विशेष आकर्षण न था। सुषमा धीरे धीरे कमज़ोर और पीली पड़ती जा रही थी। मुझे उसकी चिंता थी। जो जो डिलीवरी का समय निकट आ रहा था, मेरी उद्विग्नता बढ़ती जाती थी। इन सब कारणों से मैं उस बेचारी विधवा को भूल ही गया। सुषमा के प्यार ने मुझे अभिभूत कर लिया था। सुषमा मेरे जीवन का आधार थी और अब मैं इस प्रकार के विचारों को भी मन में रखना पाप समझता था। मुझे पाकर सुषमा भी खुश थी। वह देवता की भांति मेरी पूजा करती थी। मिसेज शर्मा एकदम द्रवित हो उठी। उन्होंने कहा, भाई बंद करो, आप सचमुच देवता हैं। आप जैसे पति पाने के कारण मैं तो सुषमा बहन से ईर्ष्या करती हूँ। मैं जैसे चीख पड़ा। मेरे गले की नसें तन गईं और मुट्ठियाँ भिंच गई। मैंने कहा, श्रीमती जी, जल्दी अपनी राय कायम ना कीजिए, पूरी कहानी सुन लीजिए। मेरी वहशत और भाव भंगिमा देखकर मिसेज शर्मा डर गईं। वे फटी फटी आंखों से मेरी ओर टुकुर टुकुर देखने लगी। मैं इस योग्य न था कि इस समय उनसे अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा मांगूं। मैंने कहानी आगे बढ़ाई। एक दिन देखता हूँ कि वह सुषमा के पास बैठी है। इस समय वह यौवन से भरपूर थी। उस समय यदि वह खिलती कली थी तो आज पूर्ण विकसित पुष्प। परिधान उसका साधारण था, पर स्वच्छता और सलीका जो बहुधा देहात में नहीं देखा जाता, उसकी हर अदा से प्रकट होता था। उसका रंग अब ज़रा और निखर गया था। अंग भर गए थे और रूप की दोपहरी उस पर चढ़ी थी। अथवा एक ही शब्द में कहूँ तो वह इस समय वसंत की फुलवारी हो रही थी। एकाएक मैंने उसे पहचाना नहीं, पर दूसरे क्षण जब उसने उठकर हाथ जोड़कर मुस्कुराकर मुझे प्रणाम किया, मैंने उसे पहचान लिया। हाय रे तकदीर, वही मुस्कुराहट, वही चितवन। क्षण भर को मेरे शरीर में रक्त की गति रुक गई और मेरे पैर कांपने लगे। साहस करके मैंने पूछा, अच्छी हो? तो उसने लाज से सिर झुकाकर सिर्फ जी कह दिया। छी छी। फिर वह भूली हुई बातें न जाने कहाँ से जीवित हो उठी। वही मुस्कुराना, छिपाना और आंखें। मैं तेज़ी से वहाँ से भाग आया। सीधा ऊपर जा दरवाज़ा बंद कर अपने शयनागार में आ पड़ा, एक आहत हिरन की भांति, जिसे अभी अभी शिकारी ने तीर मारा हो। उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, सिर दर्द का बहाना करके पड़ा रहा। सुषमा की परेशानी ने मुझे और भी पागल बना दिया। कभी यूडिकोलोन सिर पर डालती, कभी नर्म नर्म हथेलियों से सिर दबाती, कभी बाल सहलाती, कभी डॉक्टर बुलाने का आग्रह करती। मुझ बेईमान पाखंडी मक्कार के लिए वह उस एक ही दिन में आधी रह गई। मैंने जलती हुई आंखों से मिसेज शर्मा की ओर देखा और कहा, कहिए कहिए, अब भी आपको सुषमा पर ईर्ष्या होती है? परंतु अभी ज़रा और ठहर जाइए। एकाएक मेरी आवाज़ मुर्दे की जैसी मरी हुई हो गई। खूब जोर लगाकर मैं कहने लगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं ज़मींदारी के ज़रूरी काम का बहाना करके इलाके पर चला गया। 6-7 दिन तक मैं घर नहीं लौटा। आप दाद दीजिए मेरे जानवरपन की। जबकि सुषमा की ये हालत थी, इस कदर नाजुक, कोई उसे देखने वाला न था। पहली ही डिलीवरी थी उसे, और मैं नफ्स का गुलाम कहाँ किस हालत में फिर रहा था। मैं आपसे नहीं छिपाना चाहता कि मुझे न खाना भाता था, न नींद आती थी, न दिन में चैन पड़ता था, न रात को कल पड़ती थी। वही शैतान आँखें, वही मुंह छिपाकर मुस्कुराना, वही गहरे गुलाबी गाल, कमबख्त न जाने कहाँ से उभरे चले आते थे मेरी बदनसीब नज़रों में। जैसे मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद में उन आँखों का खेत उगाया था। उस चितवन की, उस मुस्कान की रिमझिम बरसात हो रही थी। जी हाँ, एक क्षण को भी मैं उसे भूल ना सका। एक क्षण को भी मैंने सुषमा को याद नहीं किया। एक क्षण को भी मैंने उसकी असहाय अवस्था पर गौर न किया। अंत में मैंने अपने आप को धिक्कारा। मन में पक्का इरादा किया, उस शैतान को मैं गांव से निकाल दूंगा, एक क्षण भी ना रहने दूंगा। 7वें दिन मैं घर लौटा। अभी दहलीज पार करके मैं सुषमा के कमरे में जा ही रहा था कि देखता हूँ सामने से वह आ रही है। मुझे देखकर वह ठिठक रही। निकट आने पर उसने मुस्कुराकर और हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। फिर वह मुस्कुराती हुई ही चली गई। अजी मुस्कुराती हुई नहीं,
मेरे मन में छिपी समूची वासना का सांगोपांग विवरण पढ़ती हुई। वह गहरे लाल रंग का लहंगा और उस पर चिलकेदार दुपट्टा लिए हुई थी। भाड़ में जाए वह। गुस्से से होंठ चपाता हुआ मैं सुषमा के कमरे में पहुंचा। कल ही उसे ज्वर था। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और मैं उसकी जलती हुई हथेलियों को मुट्ठी में दबाए देर तक चुपचाप बैठा रहा। कुछ बोलने की ताव ही ना रही। सुषमा बोली। उसने कहा, गुमसुम क्यों हो? कुछ नहीं, बहुत थक गया हूँ, बहुत दौड़ धूप की है। सुषमा एकदम व्यग्र हो उठी। वह लेटी न रह सकी। उसने अधीर स्वर में कहा, मुंह कैसा सूख गया है, बिस्तर लगवाती हूँ, ज़रा सो रहो। उसने आवाज़ दी, अरे, और वह आ खड़ी हुई। मैंने उसकी ओर नहीं देखा। सुषमा ने कहा, ज़रा झटपट यहीं बिस्तर लगा दे, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बहुत नानू की। वहाँ सुषमा के सामने मैं अपनी दुर्बलता प्रकट नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ही है तो मैं ऊपर अपने कमरे में जा सोऊंगा, मगर तुम आराम करो, तुम्हें ज्वर है। पर उस साध्वी पति प्राण को अपने ज्वर की क्या चिंता थी, या उसे उस पाखंडी के मन का ही हाल मालूम था। उसने कहा, तो जा बहन, ऊपर ही जाकर बिस्तर लगा दे। मेरा निषेध सुषमा ने माना नहीं। उसे भेज दिया। मैं जड़ बना वहीं बैठा रहा। वह लौट कर आई। उसी तरह मुस्कुराकर उसने कहा, भैया जी का बिछौना बिछा है। भैया जी, यह शब्द जैसे बंदूक की गोली की भांति मेरे मस्तिष्क में घुस गया। लेकिन मुझे तो गांव की सभी लड़कियां भैया जी ही कहती हैं, वही गांव का प्राचीन पारिवारिक संबंध। परंतु इस समय तो यह शब्द मेरे मुंह पर एक तमाचा था। मैं वहाँ ना ठहर सका। तेज़ी से उठकर ऊपर अपने कमरे में बिस्तर पर आ पड़ा। कमरे की चटखनी भीतर से चढ़ा ली। क्यों, मैं कह नहीं सकता। बहुत देर तक मैं सोता रहा। जब उठा तो शाम हो चुकी थी। उठकर मैं सीधा सुषमा के पास जा बैठा। क्षण भर बाद ही वह चाय लेकर आई। चाय टेबल पर रखकर चली गई। सुषमा जानती थी कि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, खासकर चाय का। पर यह बात क्या वह भी जानती है? उसके जाने के बाद मैंने सुषमा से कहा, क्या इसे तुमने नौकर रख लिया है? उसने हंसकर कहा, नहीं नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे अकेली और बीमार देखा तो आप ही मेरे पास आ गई। तभी से घर के कामकाज में जुटी है। तुम्हारे जाने के बाद से रोज़ ही दिन भर यहीं रहती रही है। कितना सहारा मिला मुझे इससे। तुम्हारे ऊपर जाने के बाद ही मैंने इससे कह दिया था कि तुम चाय का इंतज़ार नहीं कर सकते, चाय तैयार कर देना। सब बातें मुझसे पूछकर यह न जाने कब से बैठी इंतज़ार कर रही थी। सुषमा हंस दी और मैंने मन का उद्वेग छिपाने को एक बिस्कुट समूचा ही मुंह में ठूस लिया। अब मेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ होने में देर न थी। मुझे सुषमा शीघ्र ही कुसुम कोमल पुत्र देगी, जो हम दोनों के प्रेम का जीता जागता प्रमाण होगा। अब मुझे इस शैतानी विचार को मन में नहीं लाना चाहिए। फिर मेरा अपना चरित्र है, प्रतिष्ठा है, उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए। जैसे मेरे भीतर एक नए बल का संचार हुआ। मेरे होंठों पर हंसी खेल गई। मैंने बड़े आनंद से चाय का एक प्याला अपने हाथ से बनाकर सुषमा को दिया। सुषमा आनंद से विभोर हो गई, कुछ तो अपनी अस्वस्थता के कारण और कुछ मुझे अस्त व्यस्त देखकर वह बहुत परेशान हो गई थी। अब मेरे हाथ से प्याला लेकर वह खुश हो गई। उसने कहा, अब तो कुछ ही दिनों की बात है। उसकी आंखें हंस रही थी और मैं आनंद सागर में गोते लगा रहा था। अपनी मूर्खता पर मैं मन ही मन हंसने लगा। चुड़ैल कहीं की, धत। सुषमा ने कहा, जाओ ज़रा घूम आओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। खाओगे क्या, मिश्रानी से कह दो। मैंने कहा, सुषमा, आज तो तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, जो चाहे बनवा लो, लेकिन उठना नहीं, तुम्हें ज्वर है, ज़रा शरीर का ध्यान रखो। स्त्रियां कितनी भावुक और कोमल होती हैं। मेरी इतनी ही सी बात पर सुषमा गदगद हो गई और मैं अपने को 30 मार खान समझने लगा था। अपनी समझ में तो मैंने मन का सारा ही मैल धो डाला था। अब तो दिल में कहीं किसी कोने में भी न वह हंसी थी, न चितवन। इसे कहते हैं मार पर विजय। मदन दहन शिव ने इसी भांति किया था। बुद्ध ने भी मार पर इसी भांति विजय पाई थी। मैं कपड़े बदल कर जो ही सीढ़ियों से उतरा, देखता क्या हूँ, वह सुषमा के लिए कटोरा दूध लेकर उसके कमरे में जा रही है। मैंने मन में कहा, इसकी ओर देखना ही ना चाहिए।
मैं आंखें नीचे किए 10 कदम बढ़ गया। वह भी उसी भांति आंखें नीचे किए आगे बढ़ गई, लेकिन न जाने क्यों मैंने ठिठक कर मुंह फेर कर उसकी ओर देखा। छी छी, वह भी मुंह फेर कर मेरी ओर देख रही थी। मुझे उचट कर देखते देख वह चल दी। गुस्से से मेरा शरीर कांपने लगा और मैं तीर की भांति वहाँ से बाहर निकल गया। कमांडर भारद्वाज जब्त ना कर सके, ठठाकर हंस पड़े। बोले, ये गुस्सा किस पर था, उस पर या अपने पर? क्षण भर को सभी के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई, पर मिसेज शर्मा बहुत गंभीर थी। मेरे ऊपर घड़ों पानी गिर गया। मेरी वाणी रुक गई। बहुत देर तक कोई न बोला। मेजर वर्मा एकाएक उत्तेजित हो उठे। वे कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए। हाथ की सिगरेट उन्होंने फेंक दी और तेज़ नज़र से मेरी ओर ताकने लगे। मैं समझ गया, मेजर वर्मा कहानी के दूसरे छोर तक पहुंच चुके हैं और अब उनके मस्तिष्क में वह तरबूज। मेरे होंठ नीले पड़ गए और आंखें पथरा गई। मैंने एक असहाय मूक पशु की भांति, जिसकी गर्दन पर छुरी चलने वाली हो, करुण कातर दृष्टि से मेजर वर्मा की ओर देखा। मिसेज शर्मा घबरा गई। उन्होंने कहा, आपकी तबीयत तो एकदम बहुत ख़राब हो गई है चौधरी साहब। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ प्रकृतिस्थ होते हुए मैंने कहा। मेजर वर्मा चुपचाप कुर्सी पर बैठकर मेरी ओर ताकते रहे। मरे हुए स्वर में मैंने कहा, मेजर, सारी बातें ना बता सकूँगा। आप और ये सब सज्जन मुझे क्षमा करें। डिलीवरी की खटपट में मैं फंस गया। सुषमा बहुत बीमार हो गई थी। उसे मसूरी ले जाना पड़ा। पुत्र जन्म का उत्सव धूमधाम, शोरगुल, बाजे गाजे से हुआ। ये सब बातें क्या कहूँ। 4-5 महीने इन सब बातों को बीत गए। एक दिन शाम को जब मैं घूम कर लौट रहा था, गांव की जनशून्य राह पर मैंने देखा, चादर में लिपटा हुआ कोई खड़ा है। वही थी और मेरी ही प्रतीक्षा में खड़ी थी। निकट पहुंचने पर उसने कहा, बड़ी देर से खड़ी हूँ, ज़रा उधर चलिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सच पूछिए तो मैं अब उससे सचमुच ही कतराने लगा था। वह नशा तो काफूर हो चुका था और इधर महीनों से उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मुझे एकांत में उससे बात करते कोई देख ले, पर मैं उसका अनुरोध टाल न सका। मैंने कहा, जी हाँ। और जब हम रास्ते से हटकर उस बरगद की छाँव में गए, तब चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। उसने एक ही वाक्य में बात कह दी। सुनकर मैं ठंडा पड़ गया। मेरे मुंह से बात ना निकली। बहुत देर तक वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। फिर उसने धीरे से कहा, आपको मैं ना किसी झंझट में डालना चाहती हूँ, ना आप पर मैं कोई बोझ लादना चाहती हूँ। सब कुछ मैं स्वयं भुगत लूँगी। परंतु पिताजी का देहांत हो चुका। मेरा अब पृथ्वी पर कोई नहीं है। आप गांव के राजा हैं, रियाया के माही बाप हैं। मैं और किसी अधिकार की बात नहीं कहती। किसी बदनामी के भय से आप डरे नहीं। मर जाऊंगी पर आपका नाम ना लूँगी। परंतु मैं औरत हूँ, असहाय हूँ, मेरा कोई हमदर्द नहीं। आप ही अब मुझे राह बताइए। मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। समझ रहा था कि औरत मुझे कितना कायर समझ रही है। ये कुछ झूठ भी ना था। मैंने अंत में कहा, मुझसे तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आखिर में एक इज्जतदार आदमी हूँ। तुम्हें यह सोचना चाहिए। सोचकर ही तो कह रही हूँ। क्या तुम कुछ रुपया पैसा चाहती हो? नहीं। तब क्या चाहती हो? अपनी इज्जत बचाना। आप राजा रईस हैं, मैं गरीब, अनाथ, विधवा, रांड स्त्री हूँ। जिस परिस्थिति में मैं फंस गई हूँ, उसके लिए मैं अकेले आपको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकती। दुर्बलता मेरी भी थी। फिर मैं तुच्छ स्त्री हूँ। सभी भोग मैं भोग लूँगी, पर इज्जत आबरू मेरी भी है। मेरे पिता आपके एक ईमानदार सेवक थे। मैं आपके गांव की बेटी हूँ। मेरी बदनामी है, वह मैं ना होने दूँगी। इसमें आप मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन कैसी मदद? रुपया पैसा तो तुम चाहती ही नहीं। जी नहीं। तब मैं क्या करूं? गांव के किसी इज्जतदार गरीब ठाकुर से मेरा ब्याह करा दीजिए। इज्जतदार ठाकुर क्यों ब्याह करने को राज़ी होगा? आप कहेंगे तो होगा। मेरा सहारा हो जाएगा, मेरा कलंक ढका रह जाएगा और मैं अपनी सेवा से उसे प्रसन्न कर लूँगी।
अब आप मेरे दिल की बात भी सुन लीजिए। मेरे आंखों में अब मेरे पुत्र का निर्मल हास्य खेल रहा था। सुषमा प्रसव के बाद मसूरी से लौटने पर अधिक आकर्षक हो गई थी। मैं अपनी लंपट वृत्ति पर खींच रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था उस समय, यही मैं सोचता रहता था। और अब वह आग सर्वथा बुझ चुकी थी, पर उससे जलकर जो फफोला पड़ गया था वह इतना भारी जंजाल हो उठेगा, यह मैंने कभी ना सोचा था। और अब मुझे इस औरत में कोई दिलचस्पी भी ना थी। इससे सब भांति पीछा छुड़ाने और भविष्य में अपने दाम्पत्य का पूरा आनंद लेने को मैं बेचैन था। कुछ रुपए पैसे की बात होती तो मैं उसे दे देता, पर उसका ब्याह रचाना, ये तो एक नया सिरदर्द था। अब भला मैं किसको कहूँ, कैसे कहूँ? सुनकर कोई क्या समझेगा, क्या कहेगा? इन्हीं सब बातों पर मैं देर तक विचार करता रहा। कुछ देर बाद मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने किसी आदमी को पसंद किया है? नहीं, पसंद नापसंद की बात ही नहीं है। मुझे आप काना, अंधा, बहरा, कोढ़ी, अपाहिज, बूढ़ा किसी के पल्ले बांध दीजिए, उज्र ना होगा। बस मेरी लाज ढकी रह जाए, मेरे पिता का कुल ना कलंकित हो। उस समय मैं उस एकांत में उससे अधिक बात करने को सर्वथा अनिच्छुक था। मैंने केवल टालने की दृष्टि से कह दिया, अच्छा देखूंगा। मैं चलने लगा। उसने कहा, ज़रा रुकिए, एक बात और है। क्या? वह कल गढ़ी में आकर सबके सामने कहूँगी, यहाँ कहना ठीक नहीं है। अच्छा कहकर मैं चल दिया। दूसरे दिन पहर दिन चढ़े वह गढ़ी में आई। आकर सीधी कचहरी में जाकर दीवान जी के पास जा खड़ी हुई। उसने कहा, छोटे सरकार से अर्ज़ करने आई हूँ। दीवान जी उसे मेरे पास ले आए। धड़कते हृदय से मैं सोच रहा था, अब ये यहाँ किस लिए आई है? परंतु उसने एक साधारण रैयत की भांति अधीनता दिखाकर कहा, सरकार मैं असहाय विधवा स्त्री हूँ। मेरे पिता ने मरते दम तक रियासत की ईमानदारी से सेवा की है। अब न मेरे माँ बाप हैं, न कोई हित संबंधी। आप गांव के राजा हैं, इसी से मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरा दम घुट रहा था, पर मैंने मन पर काबू रख कर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? सरकार, एक भैंस यदि मुझे खरीद दें तो उसका दूध घी बेचकर अपना भी पेट पाल लूँगी, सरकार का भी कर्जा चुका दूँगी। मैंने बिना किसी आपत्ति के उसे भैंस खरीदवा दी। वह कहती तो मैं उसे 2-4 हज़ार रुपये भी दे सकता था। मैं जानता था कि ये उसका अधिकार था, पर उसने तो मुझसे केवल वही मांगा जो कोई एक साधारण रैयत जमींदार से मांगती है। अब ये कैसे कहूँ कि उसकी ये मांग मेरी प्रतिष्ठा के लिए ही थी या उसकी प्रतिष्ठा के लिए? उसके बाद वह और 2-4 बार मुझे एकांत में मिली और ब्याह की बात पर उसने जोर दिया। मैंने टाल टूल की और अंत में मैंने साफ इनकार कर दिया। उस दिन अकस्मात पुलिस दल बल सहित उसे लेकर गढ़ी में आ गई। मामला क्या है, इसे जानने के लिए उसके साथ बहुत लोगों की भीड़ थी। सब भांति भांति की बातें कर रहे थे। पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा भी था। चोट के निशान उसके मुंह और शरीर पर थे। उसके वस्त्र जगह जगह से फट गए थे। बाल उसके बिखरे थे और चेहरे पर मुर्दनी छाई थी। आंखें उसकी फटी फटी सी हो रही थी। शरीर में जगह जगह खून लगा था। होठों से भी खून बह रहा था। पुलिस का अफसर सुशिक्षित तरुण था। वह मुझे जानता था, कहना चाहिए मेरा मित्र था। पुलिस ने एक औरत के साथ मारपीट की है मेरे गांव में आकर। ये बात जानकर गुस्से से मैं लाल हो गया। मेजर वर्मा उस दिन वहीं थे। गुस्सा इन्हें भी बहुत हुआ। हम लोगों ने पुलिस को खूब खोटी खरी सुनाई। मैंने कहा, उसने क्या जुर्म किया है क्या नहीं इसकी बात मैं नहीं कहता, पर आपको इसे मारने पीटने का कोई अधिकार न था। पुलिस अफसर ने शांतिपूर्वक मेरा और मेजर साहब का गुस्सा सहन किया। फिर उसने कहा, चौधरी साहब, मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है। यदि गांव आपका ना होता तो मैं यहाँ आता भी नहीं, इसे थाने में ले जाता, पर आपका मुझे बहुत लिहाज था, इसी से। मैंने कहा, आखिर मामला क्या है? आप ज़रा दूसरे कमरे में चलिए। मैं, मेजर वर्मा, वो और पुलिस अफसर दूसरे कमरे में चले आए। अफसर के कहने से मैंने भीतर से चटकनी चढ़ा दी। किसी अज्ञात भय से मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं एकाएक पुलिस अफसर के मुंह की ओर देखने लगा।
और तब उसने तरबूज की मिसाल दी। और मैं बयान नहीं कर सकता। मेजर वर्मा कहेंगे, इन्होंने वह सब देखा है। बेशक मैंने देखा था। ऐसा खौफनाक, दिल हिला देने वाला वाक़या ज़िंदगी भर मैंने नहीं देखा था। कुछ ठहर कर वर्मा बोले। अफसर ने मेरी तरफ देखकर, क्योंकि मैं ही ज़्यादा गर्म हो रहा था, व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहा, जनाब, आप एक तरबूज लेकर उसे सिर से ऊपर उठाकर पटक दें तो कह सकते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा। उस नौजवान पुलिस अफसर की ये दिल लगी मुझे न भाई। मैंने ज़रा गर्म लहजे में कहा, तरबूज फट जाएगा, लेकिन आपका मतलब क्या है? इस औरत ने तरबूज की चोरी की है? जी नहीं, क्या किया है देखिए। उसने कांस्टेबल को संकेत किया और उसने हाथ में लटकते हुए झोले को ज़मीन पर उलट दिया। एक वज़नी सी चीज़ धमाके के साथ ज़मीन पर आ गिरी। वह एक ताज़ा बच्चे की लाश थी। मिसेज शर्मा के मुंह से चीख निकल गई। भारद्वाज हाथ की सिगरेट फेंक कर खड़े हो गए। दूसरे लोग भी अवाक रह गए। भारद्वाज ने कहा, क्या ताज़ा बच्चे की लाश? हॉरिबल, माय गॉड। लेकिन मेजर वर्मा ने आगे कहना जारी रखा, बच्चे को शायद पत्थर पर या किसी सख्त चीज़ पर पटका गया था, जिससे उसका सिर उसी तरह फट गया था जैसे ऊंचे से फेंक देने से तरबूज फट जाता है, और उसके भीतर से लाल लाल लहू। तौबा तौबा। मेजर वर्मा वाक्य पूरा किए बिना ही सिर पकड़कर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, पुलिस अफसर ने बताया कि यह औरत तस्लीम करती है कि पहले हमल गिराया गया, लेकिन बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ। उसका गला घोंटकर मार डालने की चेष्टा की गई, पर बच्चा मरा नहीं। तब उसे चक्की के पत्थर पर सिर के बल पटक दिया गया। उससे उसका सिर फट गया। पुलिस वालों ने बताया कि मार खाने पर ही इसने इन सब बातों का पता बताया है, पर बच्चा किसका है ये किसी हालत में बताती नहीं है। इसी से हम निरुपाय इसे यहाँ लाए हैं। उसने चौधरी साहब से आग्रह किया था कि वह इस औरत को उस आदमी का पता पूछें और कानून की मदद करें। चौधरी तब बहुत परेशान हो उठे थे। इसका कारण मैं तक नहीं समझा था। अब समझा कि अब फिर मैं कहने लगा। कचहरी में मैं पागल की भांति चीख उठा कि उस बालक का पिता मैं था। जी हाँ, उस बालक का पिता मैं था। वह मेरा बच्चा था, वैसा ही जैसा सुषमा की गोद में हंस खेल रहा है। लेकिन मिसेज शर्मा भी एकदम उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, बस बस चौधरी, अब ख़त्म कीजिए। और वे बिना कुछ कहे चल खड़ी हुई। परंतु मैंने कहा, अब तो थोड़ी ही सी बात रह गई है। मेजर तो तुरंत वहाँ से चल दिए थे। मेरे लिए मामला रफा दफा करना लाजमी हो गया। पुलिस को विदा कर और अपराध का खोज पता मिटाकर उसे मैंने उसके घर भिजवा दिया। थोड़ी ही देर बाद एक पड़ोसी के हाथ उसने भैंस मेरे पास भिजवा दी, और इसके कुछ ही देर बाद मुझे सूचना मिली कि वह मर गई। कहानी ख़त्म हो गई और सन्नाटा छा गया। चाय प्यालों में भरी हुई ठंडी हो गई थी, पर किसी ने उसे छुआ भी नहीं। एक एक करके चुपचाप सब लोग उठकर चल दिए। मुझे प्रतीत हुआ जैसे एक लानत की नज़र मेरे ऊपर फेंक कर। मैं खामोश बैठा था। मेरा सिर घूम रहा था। आँखों में उस झोले में से निकली हुई चीज़ और सुषमा की गोद में हंसता खेलता हुआ मेरा पुत्र। होठों से खून बहाती फटे कपड़ों में लांछित वह नारी और गृहिणी गौरव मंडिता सुषमा, सब मूर्तियां जैसे घुल मिलकर मेरे चारों ओर तेज़ी से चक्कर काट रही थी। भय और आवेश से मैं चिल्ला उठा। मुझे इतना ही होश है, मेजर वर्मा ने किस तरह मुझे घसीट कर अपनी मोटर में डाला था, इसके बाद तो मैं बेहोश हो गया। आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन की लिखी कहानी ख़त्म हो गई, सरिता की आवाज़ में।